कोई एक मॉडल दिया है शिक्षा का दिल्ली में करके उसको जेल में डाल दिया, अरविंद जी को जेल में डाल, तो पॉलिटिकल का जो स्तर आ गया। मुझे याद है जो हमारा हम लोग अन्ना आंदोलन से पैदा हुए लोग सारे मैं तो एक डॉक्टर हूँ, अपनी प्रैक्टिस करता था, हमारे खानदान में कोई क्लास का मॉनिटर भी नहीं बना, तो पॉलिटिक्स का मुझे क्या पता। पर वो एक अन्ना आंदोलन चला था तो हमें लगा कि देश में कुछ बातें हैं जो करनी चाहिए। हमारा बिल्कुल ये पॉलिटिकल मूवमेंट, उसमें राजनीति में आने का कोई मकसद नहीं था। कुछ जन लोकपाल बिल की बात थी या इंडिपेंडेंट सीबीआई की बात थी, उस आंदोलन में एक बात मैं कहता हूँ, उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। उस समय हमें बोलने में डर नहीं लगता था। याद है हमारे मेरे साथी बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग इंडिया गेट पे और जंतर मंतर, हम डरते नहीं थे, हम अपनी बात कहते थे, वो हमारी बातें सुनते थे। शीला दीक्षित के सामने उन्होंने कितनी बार बैठ के बात की, उन्होंने हमेशा पोलाइटली बात करी है, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट हो। आज हालांकि डरते हैं हम लोग बोलने में, मुझे डर लगने लगा है। मेरे घर वाले कहते भाई तो ज्यादा मत दिखा कर, तुझे बनना कर दे। हमारा देश कहाँ आ गया है? एक मैच्योर डेमोक्रेसी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, होना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये थोड़ी बात मैं बोलूंगा मेरे घर में आप सीधे भेज दोगे, मेरे घर ईडी भेज दोगे, मुझे बंद कर दोगे, धमकाओगे। आप एक एजुकेटेड क्लास को राजनीति से दूर भगा रहे हो। तो ये जो पॉलिटिक्स का स्तर बहुत नीचे आ गया है, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम सारे इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके बारे में हमें और काम करना चाहिए। दूसरा, आपने देखा है कि किस तरह से सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर करके सिर्फ हमारी पार्टी नहीं, इनफैक्ट हर पार्टी को तंग किया जा रहा है। ये भी डेमोक्रेसी को खत्म करने की एक साजिश है। इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा पहला टेस्ट चंडीगढ़ में था। आपने देखा ना कि चंडीगढ़ में हमारा जीता हुआ कैंडिडेट कैसे उन्होंने बेईमानी करके हराने की कोशिश करी। वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गए और हम लोग संभाल रहे हैं बात को। तो आप देखो राजनीति का स्तर कितना घटिया होता जा रहा है। और ये तो मैं कह रहा हूँ सब बाकी है, अब तो असली बात तो अभी बाकी है। ये टिप ऑफ आइसबर्ग है जो ये 400 बार कर रहे हैं, हमें सबको पता है क्यों कह रहे हैं। अगर एक बार इनको इतनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई तो 100% ये संविधान को बदल देंगे, ये इनका टारगेट है। और संविधान को बंद करके डिक्टेटर जो राज होता है, अथॉरिटेटिव कहते हैं, राजू बना देंगे। उसके बाद ना आपकी कोई वैल्यू, ना लेडी का वैल्यू, ना किसी के वोट की कोई वैल्यू, जो मर्जी करेंगे, जैसा अफगानिस्तान में होता है, पाकिस्तान में होता है। ये हमारे देश को रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक डेमोक्रेसी जिंदा है, आपकी बातों की वैल्यू, जिस दिन डेमोक्रेसी खत्म हो गई, सर ये इतने रूल्स रेगुलेशन लगा देंगे कि इनके जो विचारधारा होते हैं, लड़कियां घर से नहीं निकलेंगी, लड़का जीन्स नहीं पहनेंगे, लड़के बच्चे पैदा करेंगी, इनकी मानसिकता बहुत बदली हुई है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान में देख लीजिए, जिन कंट्रीज में रिलीजन बेस्ड गवर्नमेंट बनती है, वो उसको चलाने के लिए हर तरह की हरकतें करते हैं। एक तो पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब होगी, दूसरी पिछले 5 सालों में देश में जो गवर्नेंस है, राजनीति अलग होती है, गवर्नेंस अलग होती है। अब गवर्नेंस की हालत देखिए, सबसे निकम्मी सरकार और सबसे बेईमान सरकार। गवर्नेंस में 2 चीजें नहीं होती, इफेक्टिवनेस है, इंटेंट। तो ये इंटेंट को गलत से बेईमान करते हैं और एफिशिएंट भी नहीं है। क्यों, मैं बताऊं कैसे। एक इन्होंने डीमोनेटाइजेशन लाई थी। मकसद क्या था कि टेररिस्ट से पैसा खत्म होगा और ब्लैक मनी वापस आएगा। अब इनका खुद का डेटा कहता है जितने पैसे थे मार्केट में पूरे के पूरे वापस आ गए, तो मतलब ब्लैक तो वाइट हो गया। ये ब्लैक मनी किसका था? ये बीजेपी वालों का, सबके दोस्तों का था। जब सारा का सारा पैसा वापस ही आ गया तो डिमोनेटाइजेशन फेल हो गया। जो सैकड़ों लोग मारे गए, जो घरों में आपने पैसे रखे थे, मेरी मदर ने अपने मेरे फादर से छुपा के पैसे रखे हुए थे, बेचारी ने 2-4 लाख इकट्ठे करूंगा तो मेरे पोते पत्नी को दे दूंगा, सारे पैसे निकल गए उनके। सारे घरों में जब लेडीज के पैसे निकल गए, किसी ने रखे थे लड़की की शादी में काम आ जाएंगे, किसी बच्चे के पढ़ाई में काम आ जाएंगे, बुरे वक्त में काम आ जाएंगे, सारे पैसे निकाल के सभी ब्लैक के व्हाइट कन्वर्ट करके मोदी जी ने बैंक में जमा करा दिए। अब बैंक में जमा कराने के पैसे गए कहाँ? वही पैसे इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का लोन माफ कर दिया अपने दोस्तों का। हमारे पैसे जमा करवाए हमसे और 15 लाख करोड़ रुपए के दोस्तों के लोन माफ कर दिए। हमारे पैसे वो लेके सारे भाग गए, तो हमें क्या फायदा हुआ? दूसरा, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के खबरों में गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स की नहीं कर। गवर्नेंस भी अब इसमें कितनी बड़ी बेईमानी है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओपन कर दिया। ये इलेक्टोरल बॉन्ड कोई 6000 करोड़ का खेल नहीं, कई लाख करोड़ का खेल है। उन्हीं फार्मा कंपनी को देखो, फार्मा कंपनी को धमकाया गया, उन्होंने 800 करोड़ रुपए का उनको वो दे दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड सारी बात उनकी मान ली गई। ये एक तरह की आर्म ट्विस्टिंग कहते हैं इसको। आपने किसी को धमकाया, अब सर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 लोगों को स्टेटमेंट दिए, उन लोगों ने पहले अरविंद केजरीवाल के फेवर में स्टेटमेंट दिया, 1, 2, 5 बार फेवर में स्टेटमेंट दिया।
आखिरी में उनको जेल में डाल दिया और जेल में उसे लिखवा दिया उनके खिलाफ बेल की कंडीशन। ये कोई तरीका है क्या? तो जिस तरह से गवर्नमेंट, इसकी वजह से होता है कि अगर आपके सारे पैसे बैंकों में और बैंक से जुड़ गए तो एक तो महंगाई बढ़ती है, अदरवाइज दुनिया भर में कच्चे तेल का रेट तो मनमोहन सिंह के टाइम से भी कम है इस समय, पर पेट्रोल का डबल हो गया, गैस का सिलेंडर का 3 गुना हो गया। बहुत से लोगों को फर्क पड़ता है सारी डेली चीजों में। तो ये बैड गवर्नेंस होती है, इसका फर्क था ये। तीसरा जो सबसे बड़ा इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एटमॉस्फेयर फर्क पड़ा है। हमारे देश का एटमॉस्फेयर इतना खराब हो गया, इतना कभी भी नहीं खराब था। अब धर्म के नाम पे हम एक दूसरे को शक से देखते हैं। मैं जितना हेट कर सकता हूँ सामने वाली कम्युनिटी को, उतना बड़ा मैं हिंदू हो गया, क्या मतलब इस बात का? मतलब इतना डिफरेंस तो हमारे मन में कभी भी नहीं था। मतलब अब तो हिंदू होने की डेफिनेशन ये कि आप दूसरी रिलीजन को हेट करें, और इस तरह से बहुत दिन पे दिन खराब होता है। आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है आप हमारे बच्चे इनको बहुत सफर करेंगे। पर ये जो 3-4 सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, या जो माहौल खराब है, उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है कि हमने किसी एक व्यक्ति को सारा का सारा पावर दे दिया, ऑटोक्रेट हो गया है, तानाशाह हो गया है। तो उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। तो उसके हाथ में पुलिस है, उसके हाथ में सीबीआई है, उसके हाथ में ईडी है, सब कुछ उसके हाथ में। जब तक उसको हटाएंगे नहीं, देश का भला हो नहीं सकता, हमारा भला हो नहीं सकता। और उसका हटाने का तरीका क्या है? तरीका से देखिए, जो 25 मई को आपके इलेक्शन की वोटिंग होने वाली है। डेमोक्रेसी में वोट के अलावा कोई ताकत होती नहीं, और वोट से बड़ी कोई ताकत होती नहीं। अच्छी बात है कि हमारी दोनों पार्टी के शीर्ष नेताओं ने एक समझदारी से काम किया और उन्होंने एक अलायंस बनाया। अब अलायंस बनाने के बाद तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन है आज की डेट में, सर्वे जो बता रहा है 7 की 7 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। और दिल्ली में और पूरे भारत का जो ऑब्जर्वेशन है, जिसमें अंदर की खबरें चल रही है बीजेपी वाले करें, वो 210 और 200 के बीच में अटके हैं इस समय। वो 200 से ऊपर क्रॉस कर ही नहीं पा रहे हैं। इससे जो आप देख रहे हो डेली उनकी जो भाषाएं हैं उसमें कितना फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। तो ये मोमेंटम बन गया। आज से 3 महीने पहले वो 300-400 की बातें कर रहे थे, अब नहीं कर रहे। तो मोमेंटम हमारे फेवर में है। अगर 300 से 200, 200 से 150 पे जाने वाला है, तो इस समय आप लोगों को हिम्मत पूरी रखनी है, हमें मिलकर करना है। और ये हमारा जो बहुत अलायंस है, ये मुझे लगता नहीं कि शॉर्ट टर्म अलायंस है, क्योंकि बात यहाँ एक पार्टी के लिए है, बात यहाँ दिल्ली के लिए, बात है देश की है, देश को बचाने की बात है। तो मुझे लगता है ये 5 जून से भी आगे जाना वाला अलायंस है। लॉन्ग टर्म में भी हम लोग आपसे मिलकर काम करेंगे। ऐसा ही 5 जून से अब दिल्ली में, अगर मैं दिल्ली के सर लोकसभा की सारी सीट्स को मैं एनालाइज कर रहा था वेब पे जाके, तो मैंने कहा दिल्ली में जो 7 सीटें हैं ना, बेस्ट चांस चांदनी चौक में है। इसका रीजन बताता हूँ। तो दिल्ली में पिछली बार 56% वोट बीजेपी को मिले थे, चांदनी चौक में मिले थे 51.9%। सबसे कम विनिंग मार्जिन चांदनी चौक में था इनका। और लास्ट इलेक्शन को छोड़कर बीजेपी ने कभी भी चांदनी चौक में 44% क्रॉस नहीं किया है। मतलब दिल्ली में चांदनी चौक में लोग हमेशा बीजेपी के खिलाफ वोट करते आ रहे हैं, ये तो बहुत क्लियर है। पिछली बार वो पुलवामा वगैरह कुछ फैक्टर थे, इसलिए क्रॉस करते, पर 44% से ऊपर बीजेपी जाने वाली ही नहीं है 100%। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जो कैंडिडेट मिला हमारी पसंद का मिला। मैं बताऊं कि हमारे को जब ये सीट कांग्रेस को मिली ना, तो हमें बड़ा अप्रेहेंशन था, बहुत अप्रेहेंशन। तो हम ना अपनी पार्टी को आपकी पार्टी को देख रहे थे कि आपकी पार्टी में चल क्या रहा है। हमें लग रहा था टिकट किसी और को ना मिल जाए, ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें सारे टिकट सिर्फ आपको मिले। कुछ लोग नाम ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे नाम उसमें चल रहे थे जो हमारे दिमाग में थे, मेरे को उनको मिल जाए तो भाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं लोगों को कैसे बोलूंगा काम करने के लिए। पर जिस दिन आपको मिली, हमारे लिए इतना रिलीफ था कि चलो जेपी अग्रवाल जी आ गए। फिर मैंने आपके बारे में, क्योंकि मेरी आपसे कभी मुलाकात हुई नहीं, मैंने कईयों से बात करी आप दोस्तों आपके बारे में, तो 2 तरह के लोग मिले सर। एक तो जो आपको नहीं जानते तो नहीं जानते, पर जो लोग जानते हैं सबने तारीफ करी, सबने तारीफ करी, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल अलायंस, और चाहे वो बंदा टोटली ए पॉलिटिकल उसने भी। मेरे डॉक्टर से ये पता नहीं, अग्रवाल साहब तो बहुत ही बड़ी आदमी है, हम लोग कभी किसी काम से गए थे तो उन्होंने हमारे सारे काम कर दिए बिना दोबारा कभी उठ के पूछा भी नहीं, कभी काम भी नहीं बोला, हमको कोई फेवर नहीं लिया। तो ये जो पॉजिटिविटी मिली है, मैंने मुझे कई जगह से मैंने सर को बताया था कि कई लोगों ने मेरे को बोला, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो जेपी अग्रवाल जी के बारे में बाकी आप लोग ज़्यादा जानते हैं, मैंने थोड़ा पता किया सर के बारे में। और जिस तरह से इनके फादर हमारे बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर थे रामचरण अग्रवाल जी, उनके नाम से ITO का चौक भी देखते हैं, और दिल्ली के फर्स्ट डिप्टी मेयर थे। और सर का तो आपको पता ही
अमेरिकन राजनीति में कई डिकेड्स हो गए सबको, 40 साल हो गए मेरे ख्याल से, 10 करते इलेक्शन है। तो इससे मालूम पड़ता है कि एक आदमी अगर इतने साल सर्वाइव करेगा राजनीति में तो आदमी हम्बल होगा, अप्रोचेबल होगा, लोग उसके पास आप तभी तो लोग अपने कार्य करेंगे, नहीं तो एक दशक लोग हटाई देते। तो अगर इतने साल तक कोई इतने डिकेड्स तक टिक जाता है राजनीति में और इतने इलेक्शन जीत सकता है तो उस आदमी कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी। तो हम लोग चांदनी चौक के लोग बहुत बहुत लकी हैं कि हमें जीते अग्रवाल जी जैसा कैंडिडेट मिला है, और ये एक ऐसा कैंडिडेट मिला जिसके लिए दोनों पार्टी, इवन आप आदमी पार्टी भी उतनी ही जोश में है, उतनी ही पॉजिटिव है, उतनी ही सकारात्मक है। इन सभी बातों के साथ में अपनी वाणी को बढ़ाने को थैंक यू।